नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट सेकेंड का फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास में जो द्वितीय मुगल बादशाह हुमायूं हैं उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। और पिछले वीडियो में हुमायूं के समक्ष बादशाह बनने के बाद में जो कठिनाइयाँ थीं उनका अध्ययन किया गया था। बादशाह बनने के बाद हुमायूं के समक्ष जो सबसे बड़ी कठिनाइयाँ थी उनमें कुछ आंतरिक और कुछ बाहरी कठिनाइयाँ थी। और मुख्य रूप से बादशाह बनने के बाद अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत करने के लिए हुमायूं ने कुछ अभियान किए, जिसमें सर्वप्रथम 1531 में बुंदेलखंड के प्रदेश में जो कालिंजर का दुर्ग था उस पर उसने चढ़ाई की और उस किले को घेरने के पश्चात कुछ समय बाद उसने वहाँ के शासक से एक समझौता कर लिया ताकि जो समय उसे प्राप्त हो उसमें वह अफ़गानों के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। तो हालांकि उसका जो प्रयास था वह कालिंजर को अपने साम्राज्य में शामिल करने का था, लेकिन संधि स्थापित हो जाने के कारण न तो वो उस प्रदेश को अपने साम्राज्य में शामिल कर सका और न ही उसको इसका विशेष लाभ हुआ, क्योंकि कालिंजर का शासक उसका मित्र नहीं बन सका। इसके पश्चात 1532 में चुनार का दुर्ग, जो कि अफ़गान नेता शेर खां के अधिकार में था, उस पर नियंत्रण करने के लिए हुमायूं ने प्रयास किया और 1532 में एक लंबे समय तक चुनार के दुर्ग को जीतने के लिए वह उसको घेर कर वहाँ पर रहा। लेकिन इसी बीच जब उसको इस बात की जानकारी हुई कि बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके और मूल रूप से उसके बाद में वो दिल्ली की तरफ आक्रमण करने का उसका इरादा था, जब इस बात की जानकारी हुमायूं को हुई तो उसने चुनार के घेरे को हटाकर शेर खां के साथ में संधि स्थापित की और उसके पश्चात वह वहाँ से चला गया। लेकिन पुनः 1537-38 में उसने चुनार के दुर्ग को दोबारा से घेर लिया, लेकिन शेर खां चुनार के दुर्ग से निकलकर वहाँ से बाहर चला गया और एक लंबे समय तक अपना समय हुमायूं का वहाँ पर ख़राब हुआ। हालांकि इसके पश्चात उसने उस दुर्ग को जीत लिया, लेकिन शेर खां वहाँ से बाहर जा चुका था, इसीलिए उसे विशेष कोई सफलता हासिल नहीं हुई। इसके पश्चात हुमायूं का शेर खां से पुनः युद्ध हुआ। 1539 में चौसा के मैदान में शेर खान और हुमायूं का युद्ध हुआ और वहाँ पर भी एक लंबा समय हुमायूं का व्यर्थ हुआ। और इसी बीच वर्षा आ जाने के कारण जिस क्षेत्र में हुमायूं की सेना थी वो स्थान निचला होने के कारण से, वहाँ पर पानी भर जाने के कारण से उसकी जो सेना है उसकी व्यवस्था सही प्रकार से नहीं रह सकी और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया और इसके पश्चात उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। और इसके बाद अगले ही साल 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को निर्णायक पराजय दी। और बिलग्राम के युद्ध को महत्वपूर्ण इसीलिए माना जा सकता है क्योंकि इस युद्ध के पश्चात जो मुग़ल थे उनसे दिल्ली का राज्य छीन गया। हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा और भारत में द्वितीय अफ़गान साम्राज्य शेरशाह सूरी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ। और मुख्य रूप से शेरशाह सूरी ने जो शासन व्यवस्था भारत में स्थापित की थी
वही आने वाले समय में मुग़ल साम्राज्य की शासन व्यवस्था की नींव बनी और बिलग्राम के युद्ध के पश्चात हुमायूं को भारत से बाहर जाना पड़ा और 1540 से लेकर के 1555 तक भारत में अफ़गान साम्राज्य स्थापित हुआ। लगभग 15 वर्षों तक हुमायूं को भारत से बाहर रहना पड़ा और मुख्य रूप से उसके लिए यह माना जाता है कि शेरशाह सूरी के विरुद्ध वह असफल रहा और इसीलिए उसे दिल्ली का साम्राज्य, भारत का साम्राज्य खोना पड़ा। हुमायूं की असफलता के लिए अधिकतर इतिहासकार स्वयं हुमायूं को उत्तरदायी मानते हैं और उसकी इस असफलता के लिए जो अधिकतर कारण हैं वे उसी के व्यक्तित्व में थे, क्योंकि अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि उसकी असफलता के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था वह था उसकी व्यक्तिगत दुर्बलताएं। हुमायूं ने बाबर के कहने पर अपना जो साम्राज्य है उसे अपने भाइयों में विभाजित कर दिया था, जिसके कारण शुरू से ही उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही। उसके भाइयों ने कभी भी पूरी तरह से उसका सहयोग नहीं किया और शुरू से ही साम्राज्य कमज़ोर रहा और इसके पश्चात भी मुख्य रूप से किसी भी युद्ध में जीतने के पश्चात हुमायूं की जो व्यक्तित्व था उसके अंतर्गत वह युद्ध में विजयी होने के पश्चात एक लंबा समय अपना खराब कर दिया करता था युद्ध के आनंद लेने में और उससे जो प्राप्त वस्तुएं थी उनका उपयोग करने में और मुख्यतः भोगविलास पूर्ण जीवन उसका हो जाया करता था, जिसके कारण से किसी भी युद्ध में जीतने के बाद जो एडवांटेज मिला करता था उसे वह खो दिया करता था। इसीलिए उसकी कोई भी जो विजय है वो ज़्यादा स्थायी नहीं रह पाती थी। व्यक्तिगत दुर्बलताएं उसकी असफलता के लिए उत्तरदायी थी। हुमायूं अत्यधिक विलासी था और आमोद प्रमोद में अधिकतर वह उसका समय जो है वो निकलता था और इससे लिए से जो खर्चे थे उसके वे भी बहुत ज़्यादा थे। और जैसा कि पहले भी बताया गया था कि बाबर के द्वारा विभिन्न युद्धों में रत होने के कारण से राजकोष में पहले से ही मुख्यतः धन की कमी थी और हुमायूं के विलासितापूर्ण जीवन के कारण से भी राजकोष में और अधिक कमी आई और उसके विलासी एवं अपव्ययी होने के कारण भी वह असफल रहा। हुमायूं का जो व्यक्तित्व था उसमें कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शासन के प्रति वह प्रारंभ से ही उदासीन रहा और उसकी जो शिक्षा प्राप्त हुई थी उसमें ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र में उसकी विशेष रूप से रुचि थी और इन क्षेत्रों में रुचि होने के कारण से शासन में वह उदासीन रहा और इसीलिए बहुत अधिक योग्य भी नहीं था और शासन उसका मूल रूप से अधिकतर समय पर कमज़ोर रहा। उसे एक सफल नेता भी नहीं कहा जाता है क्योंकि अपने भाइयों के साथ जो उसके संबंध थे उसमें कभी भी उसका जो नेतृत्व है वह बहुत ज़्यादा दृढ़ या स्थायी नहीं रहा और उसमें सफल नेतृत्व का भी अभाव था। अपने पूरे जीवन में अपने भाइयों के प्रति वह अत्यधिक उदार रहा और इसके कारण से उसका जो साम्राज्य है वो हमेशा ही कमज़ोर रहा। इन विभिन्न कारणों से असफल रहने के बावजूद हुमायूं के पक्ष में जो बात थी वह यह थी कि 1555 में सरहिंद के युद्ध में वह विजयी रहा और उसने सिकंदर शाह लोदी को पराजित किया और वापस से दिल्ली में उसने मुग़ल साम्राज्य स्थापित किया। हालांकि इसके पश्चात लंबे समय तक वह जीवित नहीं रहा और 1556 में ही उसकी मृत्यु हो जाने के कारण यह जो उसका शासनकाल है केवल
लगभग 1 वर्ष का ही रहा और उसके पश्चात अकबर अगला शासक बना और मुख्य रूप से 1556 तक उसके शासनकाल में उसने कार्य किया। लेकिन फिर भी यह बात महत्वपूर्ण है कि अपनी मृत्यु से पूर्व उसने दिल्ली के साम्राज्य को पुनः हासिल कर लिया और पुनः वह मुग़ल बादशाह बनने में सफल रहा। 1556 में ही दीन पनाह में सायंकाल के समय उसकी जो वो लाइब्रेरी थी वहाँ से उतरते समय फिसल जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई, जिसके लिए इतिहासकार लेनपुल ने कहा भी था कि जिस प्रकार से हुमायूं अपनी तमाम ज़िंदगी गिरता पड़ता रहा, उसी प्रकार गिरते पड़ते ही वह अपने इस जीवन से भी मुक्त हुआ। मुग़ल जो बादशाह हैं उनमें हुमायूं का शासनकाल महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसी के शासनकाल में कुछ अवधि के लिए अफ़गानों ने अपना साम्राज्य दिल्ली में पुनः स्थापित किया और लगभग 15 वर्षों तक हुमायूं ने निर्वासित जीवन व्यतीत किया और इस प्रकार से पूरी तरह से पूरे समय में वह भारत का शासक नहीं रहा।